हमारी शादी के पहले 2 सालों तक सब कुछ अच्छा था। हमने डाउनटाउन में एक छोटा अपार्टमेंट रेंट पर लिया था। अपना वीकेंड शहर घूमने में, साथ में खाना पकाने में और अपना फ्यूचर प्लान करने में बिताते थे। जेनिफर कभी बच्चे होने के बारे में बात करती थी, बड़े बैकयार्ड वाला घर खरीदने के बारे में, साथ में बूढ़े होने के बारे में। मैं मेहनत करता था, जब हो सके एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लेता था, जितने पैसे बचा सकता था बचा लिए। मैं उसे सब कुछ देना चाहता था ताकि उसके घर वालों को साबित कर सकूं कि मैं उनकी बेटी के लायक हूं। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। जेनिफर को सीनियर एनालिस्ट बनाया गया, फिर टीम लीड, फिर जूनियर मैनेजर। हर प्रमोशन के साथ वो थोड़ा और बदल गई। उसने देर तक काम करना शुरू कर दिया, रात को 9 या 10 बजे के बाद घर आती थी। उसने मेरे साथ खाना पकाना बंद कर दिया, ये कहकर कि वो बहुत थक गई है। उसने मेरे दिन के बारे में पूछना बंद कर दिया। डिनर के वक्त मुश्किल से ही अपने फोन से नजर उठाती थी। मैंने खुद से कहा कि ये सिर्फ स्ट्रेस है, और जब काम पर सब ठीक हो जाएगा हम फिर से नॉर्मल हो जाएंगे। फिर जेकब ने कंपनी ज्वाइन की। उसे नया हेड ऑफ मार्केटिंग रखा गया था। न्यूयॉर्क की किसी बड़ी फर्म से लाया गया था, जिसका रेज्यूमे बहुत इंप्रेसिव था और ईगो भी उसी बराबर था। वो लंबा, हैंडसम और उस तरह से चार्मिंग था कि हर कोई उसे तुरंत पसंद करने लगता था। वो महंगे सूट्स पहनता था, लग्जरी कार चलाता था और उसमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जो हर कमरे में भर जाता था जहां वो जाता था। जेनिफर को उसके साथ एक बड़े प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करने को कहा गया। कंपनी की रीब्रांडिंग और नए मार्केट्स में एक्सपैंड करने के बारे में कुछ था। अचानक वो ऑफिस में और भी ज्यादा वक्त बिताने लगी। ऐसी मीटिंग्स अटेंड करती जो आधी रात तक चलती थी, दिनों तक चलने वाले बिजनेस ट्रिप्स पर जा रही थी। और हर बार जब मैं इस बारे में पूछता, वो मुझ पर चिल्लाती, मुझसे कहती कि मैं नहीं समझता कि ये प्रोजेक्ट कितना जरूरी है, ये कैसे उसका करियर बना सकता है। मैंने सपोर्टिव होने की कोशिश की, सच में की। मैं उसका इंतजार करता, डिनर तैयार रखता, भले ही वो अक्सर कहती थी कि वो पहले ही खा चुकी है। मैं उसके दिन के बारे में पूछता, उसकी स्ट्रैटेजीज और कैंपेन्स की बातें सुनता। जब वो टेंशन की शिकायत करती तो मैं उसके शोल्डर्स मसाज करता, उसके लिए नहाने का पानी तैयार करता, लॉन्ड्री करता ताकि उसे एक कम चीज की चिंता करनी पड़े। पर यह कभी काफी नहीं था। उसने मेरी तुलना जेकब से करनी शुरू कर दी। पहले छोटी बातें जो मुश्किल से नोटिस होती थी। जेकब बहुत डेडिकेटेड है, वो ऑफिस सबसे पहले पहुंच जाता है। जेकब के पास बहुत अच्छे आइडियाज है, वो सच में जानता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है। जेकब हार्वर्ड गया था, क्या तुम्हें पता था? फिर बातें और कड़वी होने लगी। तुम्हारे पास उस तरह का एम्बिशन क्यों नहीं है? जेकब तुमसे छोटा है और वो अभी से इतना सक्सेसफुल है। क्या तुम कभी अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा करने के बारे में सोचते हो? मैंने इसे टालने की कोशिश की, खुद से कहा कि वो बस स्ट्रेस्ड है, पर बातें हर बार दिल को चुभ जाती थी। सबसे बुरी बात यह थी कि मैंने उस पर यकीन करना शुरू कर दिया। शायद मुझ में काफी एम्बिशन नहीं था, शायद मुझे कुछ ज्यादा करना चाहिए था, ज्यादा कमाना चाहिए था, कुछ बनना चाहिए था। मैंने बिजनेस कोर्सेज के बारे में देखा, एमबीए के लिए वापस स्कूल जाने का सोचा, पर हमारे खर्चों और जेनिफर के स्टूडेंट लोन्स के साथ हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैं आईटी में ही रहा, कंप्यूटर्स ठीक करता रहा और हर दिन खुद को छोटा महसूस करता रहा। 3 साल पहले नवंबर के एक ट्यूसडे को सब कुछ बिखर गया। मुझे तारीख याद है क्योंकि वो हमारी शादी की चौथी एनिवर्सरी होनी चाहिए थी। मैंने दोपहर की छुट्टी ली थी। जेनिस्को को घर पर एक अच्छे डिनर के साथ सरप्राइज देने का प्लान किया था। मैं उसकी फेवरेट बेकरी पर रुका और वही चॉकलेट रेस्बेरी केक लिया जो उसे पसंद था। वो जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, पर उसकी मुस्कुराहट देखने के लिए वो लायक था। मैंने फूल खरीदे, व्हाइट रोजेस, क्योंकि वो उसे हमारी शादी की याद दिलाते थे। मैंने उस साल की वाइन की बोतल पर भी खर्च किया जिस साल हमारी शादी हुई थी। अपार्टमेंट साफ था, कैंडल्स जली हुई थी, हल्का म्यूजिक बज रहा था। मैंने वो शर्ट पहनी थी जो उसने मेरे बर्थडे पर मुझे दिलाई थी, वो जिसमें उसने कहा था कि मैं हैंडसम लग रहा हूँ। सब कुछ परफेक्ट था, सिवाय इसके कि जेनिफर कभी घर नहीं आई। 8 बजे तक मैंने कॉल करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं। मैंने टेक्स्ट भेजे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने उसके ऑफिस लाइन पर कॉल किया, कुछ नहीं। 9 बजे तक मैं परेशान था कि कुछ हो गया है। 10 बजे तक मैं हॉस्पिटल वेबसाइट्स और पुलिस रिपोर्ट्स चेक कर रहा था। आखिरकार 11 बजकर 15 मिनट पर वो दरवाजे से अंदर आई। जोर से हंस रही थी, साफ तौर पर ड्रंक थी, और जेकब उसके साथ था। वो दोनों रुक गए जब उन्होंने मुझे किचन में खड़े देखा। ठंडा डिनर अभी भी टेबल पर था, पिघली हुई कैंडल्स, मुरझाए हुए फूल। जेनिफर ने मुझे देखकर पलकें झपकाईं जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर उसकी आंखें थोड़ी फैल गई। ओह, हमारी एनिवर्सरी, मैं बिल्कुल भूल गई। जेकब मुस्कुराया, इसे छुपाने की कोशिश तक नहीं की। उसने मेरी इस रोमांटिक शाम की इस बेबस कोशिश को चारों तरफ देखा, और मैं उसकी आंखों में नीचा दिखाने वाली नजर देख सकता था। सॉरी मैन, उसने कहा, पर बिल्कुल भी सॉरी नहीं लग रहा था। आज कैंपेन पर हमारी बड़ी कामयाबी हुई थी, सेलिब्रेट करना था। हम डाउनटाउन के उस नए रूफटॉप बार गए थे। तुम्हें वो जगह देखनी चाहिए, वो लाजवाब है। जेनिफर खिलखिलाई, थोड़ा लड़खड़ाई। जेकब ने उसका हाथ पकड़ा, उसे संभाला, और उसका हाथ उसकी वेस्ट पर ही रहा। वो बहुत अमेजिंग था। जेम्स, हमने आखिरकार स्ट्रैटेजी क्रैक कर ली है। ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। मैं वहां बस एक डिश टॉवल पकड़े खड़ा रहा, एक इडियट की तरह। मैं फील कर रहा था। हमारी एनिवर्सरी? मैंने धीरे से कहा। तुम हमारी एनिवर्सरी भूल गई?
उसने अपना हाथ लापरवाही से हिलाया। भगवान, इतने ड्रामेटिक मत बनो, ये सिर्फ एक दिन है, हम इसे इस वीकेंड या कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। जेकब, क्या तुम जाने से पहले कुछ पानी पीना चाहोगे? इसके जाने से पहले? मैंने दोहराया। तुम इसे यहां लेकर आई हो? उसने अपनी आंखें घुमाई। उसने मुझे राइड दी। मैं जाहिर है ड्राइव नहीं कर सकती थी। मुझे क्या करना चाहिए था? कैब ले लेती। तुम मुझे कॉल कर सकती थी, मैं तुम्हें लेने आ जाता। वो हंसी, सच में हंसी। तुम मुझे अपनी उस एंशिएंट कार में लेने आते? जेकब टेस्ला चलाता है जेम्स, ये बस ज्यादा कन्वीनियंट है। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने 4 घंटे उसका पसंदीदा मील बनाने, पूरा अपार्टमेंट साफ करने, सब कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश में बिताए थे। और वो हमारी एनिवर्सरी पर एक दूसरे आदमी को घर लेकर आई और वो इसे डिफेंड कर रही थी। जेकब ने साफ तौर पर टेंशन महसूस की और जाने का फैसला किया, लेकिन जेनिफर के चीक पर किस करने से पहले नहीं। एक किस जो 1 सेकंड ज्यादा देर तक रहा, जो उसके मुंह के थोड़ा ज्यादा करीब था। कल मिलते हैं जेन, आज का काम बहुत अच्छा था। उसके जाने के बाद मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही बेडरूम की तरफ जा रही थी, अपनी हील्स उतारते हुए। मैं थक गई हूं जेम्स, क्या हम ये अभी नहीं कर सकते? क्या करें? मैंने उसके पीछे जाते हुए पूछा। ये माने कि तुम हमारी एनिवर्सरी भूल गई और रात के 11 बजे अपने कोवर्कर को नशे में घर ले आई? वो घूमी और पहली बार मैंने उसकी आंखों में असली गुस्सा देखा। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इनसिक्योर हो। जेकब और मैं इस कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो आज तक देखा गया है, और तुम सिर्फ अपने प्रेशियस फीलिंग्स के बारे में सोच सकते हो। ग्रो अप। ये फेयर नहीं है। फेयर? वो चिढ़ते हुए बोली। तुम फेयर के बारे में बात करना चाहते हो? क्या ये फेयर है कि मैं बाहर करियर बना रही हूँ, असली पैसे कमा रही हूँ, जबकि तुम आईटी डिपार्टमेंट में प्रिंटर्स ठीक कर रहे हो? क्या ये फेयर है कि मुझे ये रिलेशनशिप फाइनेंशियली संभालना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास जीरो एम्बिशन है? मुझे लगा जैसे मुझे थप्पड़ मारा गया हो। हम बिल्स बराबर बांटते हैं, तुमने कभी कुछ नहीं संभाला। वो कड़वाहट के साथ हंसी। प्लीज, तुम्हारी सैलरी मेरी सैलरी के मुकाबले एक मजाक है। और मुझे शुरू भी मत करने दो कि ये कितना एम्बैरसिंग होता है जब लोग पूछते हैं कि मेरा पति क्या करता है और मुझे कहना पड़ता है कि वो टेक सपोर्ट में है। उसने टेक सपोर्ट ऐसे कहा जैसे वो कुछ घिनौना हो, जैसे मैं कुछ घिनौना था। मैंने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की, ये समझाने के लिए कि मैं मेहनत करता हूं, कि मेरी जॉब मैटर करती है, लेकिन वो बस बोलती गई। जेकब 32 साल में वाइस प्रेसिडेंट है। 32। जेम्स, क्या तुम जानते हो तुम 32 साल में क्या होगे? तब भी कंप्यूटर्स ठीक कर रहे होगे, तब भी यूजलेस होगे। वो शब्द हमारे बीच हवा में लटक गया। यूजलेस? तुम मेरे बारे में ये सोचती हो? मैंने धीरे से कहा। कि मैं यूजलेस हूं? जेनिफर का एक्सप्रेशन थोड़ा नरम हुआ, जैसे शायद उसे एहसास हुआ कि वो बहुत आगे निकल गई थी। मेरा मतलब नहीं था, उसने शुरू किया। हाँ, तुम्हारा वही मतलब था। मैंने बीच में रोका। तुम्हारे हर शब्द से वही मतलब था। उसने थकी हुई दिखने हुए अचानक ठंडी सांस भरी। देखो, मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और मैं थक गई हूं। चलो इसे भूल जाते हैं और कल बात करते हैं। लेकिन हमने कल बात नहीं की, और ना ही उसके अगले दिन। जेनिफर ने मुझे अवॉइड किया। काम के लिए जल्दी निकल जाती और घर देर से आती। जब हम कभी मिलते, वो कोल्ड होती, डिस्टेंट होती, जैसे मैं बस कोई रूममेट था जिसे वो मुश्किल से बर्दाश्त करती थी। और जेकब हर जगह था। मैं उन्हें कैफेटेरिया में लंच के वक्त देखता, हंसते हुए। मैं उसकी कार को पार्किंग लॉट में उसकी कार के पास देखता। मैं नोटिस करता कि वो कैसे खिल उठती थी जब वो रूम में आता था, उसी तरह जैसे वो मेरे लिए खिल उठती थी। अगले 2 महीने मेरी जिंदगी का सबसे अंधेरा वक्त था। मैं अपनी ही शादी में एक घोस्ट बन गया, बेबसी से अपनी पत्नी को मेरे सामने किसी और आदमी के प्यार में पड़ते देख रहा था। हर सुबह मैं एक खाली बेड पर जागता। जेनिफर पहले ही ऑफिस जा चुकी होती। मैं आदत से मजबूर 2 लोगों का ब्रेकफास्ट बनाता, फिर अकेले खाता, उसकी अनटच्ड प्लेट को घोरते हुए। काम पर मैंने उन्हें देखने से बचने की कोशिश की, लेकिन स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन इतनी बड़ी नहीं थी। आईटी डिपार्टमेंट तीसरी फ्लोर पर था और मुझे हर बार सर्वर रूम जाते वक्त मार्केटिंग विंग के पास से गुजरना पड़ता। बिना रुके मैं उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम की ग्लास वॉल से देखता, लैपटॉप बोर्ड्स पर एक साथ सिर झुकाए हुए, प्राइवेट जोक्स पर हंसते हुए। उनकी बॉडी लैंग्वेज इंटीमेसी चीख रही थी। जेकब ने हर सुबह उसके लिए कॉफी लाना शुरू कर दिया था। सिर्फ कोई भी कॉफी नहीं, बल्कि ये महंगी आर्टिसन ब्लेंड, शहर के दूसरे तरफ एक कैफे की, जिसकी कीमत $12 एक कप थी। वही कैफे जहां जेनिफर और मैं अपनी पहली डेट्स पर जाया करते थे, जब वो सोचती थी कि ये रोमांटिक है कि मैंने उसे वहां ले जाने के लिए पैसे बचाए। अब जेकब उसके लिए ये हर रोज खरीदता था, जैसे ये कुछ भी ना हो। मैंने देखा कि हर बार वो उसके कप्स के साथ आते हुए उसका चेहरा खिल उठता था। जिस तरह वो थैंक्स में उसके आर्म को टच करती, अपने हाथ को थोड़ी देर तक वहीं रहने देती। मेरे कोवर्कर डेनिस ने मेरे गिरते हुए मूड को नोटिस किया। वो एक अच्छा आदमी था, कंपनी के साथ 15 साल से था, सब कुछ देख चुका था। एक दोपहर जब हम कुछ खराब हार्ड ड्राइव्स बदल रहे थे, उसने मुझसे सीधा पूछा कि क्या घर पर सब ठीक है। मैंने इसे टालना चाहा, लेकिन उसने मुझे बस एक नजर देखा। सुनो दोस्त, उसने धीरे से कहा, मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं। मुझे पता है कि एक मुश्किल मैरिज कैसी दिखती है। जो कुछ भी चल रहा है, तुम्हें इसे अभी एड्रेस करने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे एड्रेस करूं। मुझे क्या कहना चाहिए था। जेनिफर के साथ हर बातचीत लड़ाई में बदल जाती थी।
अगर मैं उसके दिन के बारे में पूछता तो वो कहती कि मैं नोजी हो रहा हूं। अगर मैं नहीं पूछता तो वो कहती कि मुझे परवाह नहीं है। अगर मैं सजेस्ट करता कि हम साथ वक्त बिताएं तो वो बहुत बिजी होती थी। अगर मैं उसे स्पेस देता तो वो मुझ पर डिस्टेंट होने का इल्जाम लगाती। मैं जीत ही नहीं सकता था। सबसे बुरी बात यह थी कि कैसे उसने हमारे दोस्तों को मेरे खिलाफ कर दिया था। हमारा एक ग्रुप था जिन लोगों के साथ हम कॉलेज गए थे, वो कपल्स जिनके साथ हम वीकेंड्स पर हैंग आउट करते थे। जेनिफर ने उन्हें घटनाओं का अपना वर्जन बताना शुरू कर दिया। बेचारी मैं एक ऐसे अनएम्बिशियस पति के साथ फंसी हूं जो उसकी सक्सेस को संभाल नहीं सकता। बेचारी मैं ऐसे किसी से शादी की है जो उसके वर्क रिलेशनशिप से जलता है। बेचारी मैं सारा फाइनेंशियल बर्डन उठा रही हूं जबकि वो एक आसान जॉब में मजे कर रहा है। मुझे सिर्फ इसलिए पता चला क्योंकि हमारे दोस्त माइकल ने एक बर्थडे पार्टी में मुझे एक तरफ बुलाया। भाई, क्या ये सच है कि तुम जेनिफर को देर तक काम करने के लिए परेशान कर रहे हो? जिस तरह से वो बताती है तुम बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हो। मैं दंग रह गया। कंट्रोलिंग? मैंने कभी किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की थी। जेनिफर करती थी। मैं बस अपनी पत्नी को वापस चाहता था। लेकिन जब मैंने समझाने की कोशिश की तो मैं माइकल की आंखों में शक देख सकता था। जेनिफर ने पहले ही मुझे विलेन बना दिया था और उसका वर्जन ज्यादा असरदार था। वो एक सक्सेसफुल करियर वुमन थी जिसे उसका इनसिक्योर पति रोक रहा था। ये एक ऐसी कहानी थी जिस पर लोग यकीन करना चाहते थे। घर पर टेंशन दम घोटने वाली थी। हम अब मुश्किल से ही बात करते थे। जेनिफर ने गेस्ट रूम में सोना शुरू कर दिया, ये क्लेम करते हुए कि वो मुझे जगाना नहीं चाहती जब वो देर से घर आती है। लेकिन मैं फिर भी जगा रहता था। उसे रात के 1 या 2 बजे आते हुए सुनता, कभी कभी उससे भी देर से। मैंने उसकी लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया उस ऐप पर जो हमने सालों पहले सेफ्टी के लिए इंस्टॉल किया था। मुझे पता है ये गलत था, लेकिन मैं डेस्परेट था। अक्सर रातों को उसकी लोकेशन दिखाती थी कि वो ऑफिस में है, लेकिन कुछ रातों को ये जेकब की अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाती थी। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वो फट पड़ी। तुम मुझे ट्रैक कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है जेम्स? ये साइकोटिक है। हम प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे थे। उसका अपार्टमेंट हमारे घर के मुकाबले ऑफिस से ज्यादा करीब है। ये ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट? दूसरे मर्द के अपार्टमेंट में रातें बिताने के लिए ये उसका बहाना था। मैंने उससे रुकने के लिए कहा, बाउंड्री सेट करने के लिए, ये याद रखने के लिए कि वो शादीशुदा है। उसने मेरी तरफ इतनी नफरत से देखा। तुम पथेटिक हो जेम्स, उसने बेरहमी से कहा। जेकब मेरे साथ एक बराबर वाले जैसा बर्ताव करता है, जैसे किसी ऐसे के साथ जिसका करियर और एम्बिशंस मायने रखते हैं। तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हो जैसे मुझे घर आकर तुम्हारे लिए हाउसवाइफ बनना है। वो मैं नहीं चाहती। मैं बस अपनी पत्नी चाहता हूँ। खैर, शायद तुम्हारी पत्नी इससे ज्यादा चाहती है। उसने नफरत से हमारे अपार्टमेंट की तरफ इशारा किया। तुमसे ज्यादा? इसने मेरे अंदर कुछ बहुत गहरा तोड़ दिया। मैंने बहस करना बंद कर दिया। मैंने कोशिश करना बंद कर दिया। मैं एक रोबोट की तरह रोजाना की जिंदगी के कामों से गुजरने लगा। जागना, काम पर जाना, घर आना, सोना, वही सब दोबारा। मेरा वजन 15 पाउंड्स कम हो गया क्योंकि मैं अक्सर खाना भूल जाता था। काम पर मेरी परफॉर्मेंस पर असर पड़ा। मैंने लापरवाह गलतियां करनी शुरू कर दी। डेडलाइंस मिस करने लगा, देर से आने लगा। मेरे मैनेजर ने मुझे परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए बुलाया। जेम्स, तुम हमारे साथ 3 साल से हो और तुम हमेशा रिलायबल रहे हो, लेकिन हाल ही में तुम्हारा काम बिगड़ रहा है। क्या सब ठीक है? मैं उसे सब कुछ बताना चाहता था, ये समझाने के लिए कि मेरी पत्नी का उसके गोल्डन बॉय वाइस प्रेसिडेंट के साथ कम से कम इमोशनल अफेयर चल रहा है, कि मेरी मैरिज टूट रही है, कि मैं मुश्किल से काम कर पा रहा हूं। लेकिन मैंने बस सर हिलाया और बेहतर करने का वादा किया। मैंने बेहतर नहीं किया। 2 हफ्ते बाद मेरे मैनेजर ने मुझे फिर बुलाया। इस बार एचआर वहां था। उन्होंने साफ साफ सब कहा। मेरी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हुई थी। असल में ये और भी बुरी हो गई थी। उन्होंने मुझे दूसरे डिपार्टमेंट्स की कंप्लेंट्स की रिपोर्ट्स दिखाई, जो डिलेड रिस्पॉन्सेस, अनसॉल्व टेक्निकल इश्यूज और उन सिस्टम्स के बारे में थी जो बहुत देर तक बंद रहे। वो मुझे निकाल रहे थे, इफेक्टिव इमीडिएटली। मैं वहां सुन बैठा रहा जब वो एग्जिट प्रोसेस कर रहे थे। सिक्योरिटी मुझे बाहर एस्कॉर्ट करेगी। मेरे पास अपनी डेस्क खाली करने के लिए 2 घंटे थे। मैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई कर सकता था। उन्होंने मुझे बेस्ट विशेष दी। अपनी डेस्क तक का रास्ता एक फ्यूनरल मार्च जैसा लग रहा था। लोग घूर रहे थे जब मैं अपना सामान एक कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक कर रहा था। मेरे हाथ इतनी जोर से कांप रहे थे कि मैं बार बार चीजें गिरा रहा था। और तभी मैंने उसकी हंसी सुनी। जेनिफर की हंसी मार्केटिंग विंग से आ रही थी। मैंने ऊपर देखा और उसे कांच की दीवार के पार देखा, जो जेकब की डेस्क के कोने पर बैठी थी। वो दोनों उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ देख रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि 50 फीट दूर मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। या शायद उसे पता था, शायद उसे परवाह नहीं थी। डेनिस ने मेरा बॉक्स मेरी कार तक ले जाने में मेरी मदद की। उसने कुछ नहीं कहा, बस अंदर वापस जाने से पहले मेरा कंधा दबाया। मैं 1 घंटे तक पार्किंग लॉट में बैठा उस बिल्डिंग की तीसरी फ्लोर की खिड़कियों को घूरता रहा, जहां मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल बिताए थे। फिर मैं गाड़ी चलाकर घर गया, दरवाजे के पास बॉक्स रखा और जेनिफर का इंतजार करने लगा। वो 9 बजे घर आई और मुझे वहां देखकर परेशान लग रही थी। तुम इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? उसने पूछा, बिना बॉक्स पर ध्यान दिए। मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया। वो हैरान रह गई। उसका बैग उसके कंधे से फिसल गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें निकाल दिया गया? जेनिफर ने कहा। हर शब्द के साथ उसकी आवाज ऊंची होती गई। कंप्यूटर ठीक करने की नौकरी से कोई कैसे निकाला जा सकता है? ये बिल्डिंग में सबसे आसान काम है। मैंने अपने परफॉर्मेंस रिव्यूज, शिकायतों और अपनी मुश्किलों के बारे में बताया। लेकिन जब मैं ये कह रहा था, मुझे खुद महसूस हो रहा था कि ये कितना कमजोर लग रहा था।
वो इधर उधर घूमने लगी। उसकी हील्स हार्डवुड फ्लोर पर गुस्से में बज रही थी। ये यकीन के काबिल नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि ये मेरे लिए कितना शर्मिंदा करने वाला है? मैं वहां काम करती हूँ जेम्स, सबको पता चल जाएगा कि मेरे पति को निकाल दिया गया। मैं लोगों को क्या कहूंगी? उसकी चिंता मेरे लिए, हमारे लिए, या हम पैसे कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए नहीं थी। ये उसकी इमेज, उसकी रेपुटेशन और वो इस सब में कैसी लगेगी उसके बारे में था। मैंने अपने सीने में एक ठंडक महसूस की। मुझे माफ कर दो, मैंने रूखेपन से कहा। मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। वही तुम्हारे लिए बेहतर है, वो चिढ़ते हुए बोली। क्योंकि मैं किसी बेरोजगार पति का साथ नहीं देने वाली। उसकी आवाज में फैसला था, नफरत। ऐसा लग रहा था जैसे बार बार चोट लग रही हो। उसने अपना फोन उठाया और तेजी से टेक्स्ट करने लगी। मुझे पूछने की जरूरत नहीं थी कि वो किसे टेक्स्ट कर रही थी। 10 मिनट बाद उसने ऐलान किया कि वो वापस ऑफिस जा रही है। कैंपेन में कोई क्राइसिस आ गया है, मुझे वहां होना चाहिए। रात के 9:30 बजे, उस दिन जब तुम्हारे पति को नौकरी से निकाल दिया गया। उसने मुझे ऐसी नजर से देखा जो आग को भी ठंडा कर दे। हाँ जेम्स, हम में से कुछ के पास अभी भी नौकरियां हैं, हम में से कुछ की अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसके जाने के बाद मैं घंटों अंधेरे अपार्टमेंट में बैठा रहा। आधी रात के करीब मैंने फिर से उसकी लोकेशन चेक की। जेकब का अपार्टमेंट। पता नहीं मुझे क्या हुआ, लेकिन मैं अपनी कार में बैठा और वहां चला गया। वो शहर के महंगे हिस्से में एक अच्छी बिल्डिंग थी, ऐसी जगह जहां डोरमैन और वैले पार्किंग होती है। मैंने सड़क के दूसरी तरफ कार पार्क की और ऊपर खिड़कियों की तरफ देखने लगा। 7वीं फ्लोर पर मुझे लाइट जलती हुई दिखी जो शायद उसका यूनिट था। मैंने खिड़कियों से परछाइयों को गुजरते हुए देखा, दो परछाइयां जो एक दूसरे के बहुत करीब खड़ी थीं। मैं सुबह के 3 बजे तक वहां बैठा रहा और जेनिफर कभी बाहर नहीं आई। मैं गाड़ी चलाकर घर आया, एक सूटकेस में कपड़े और अपना लैपटॉप पैक किया और उसे अपनी कार में रख दिया। फिर मैं वापस अंदर गया और इंतजार किया। जेनिफर सुबह के 6 बजे घर आई। जाहिर तौर पर उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं जगा हुआ हूंगा। जब उसने मुझे किचन टेबल पर बैठे देखा तो वो उछल पड़ी। कहाँ थी तुम? मैंने सुकून से पूछा। ऑफिस में। मैंने अपना सर हिलाया। नहीं, तुम वहां नहीं थी, तुम जेकब के अपार्टमेंट में थी, पूरी रात। उसके चेहरे पर कई एक्सप्रेशंस आए, हैरानी, गुस्सा, इनकार और फिर बिल्कुल बेरुखी। तो क्या हुआ अगर मैं वहां थी? सुबह के 3 बजे उसके अपार्टमेंट में 9 घंटे तक। उसने अपना पर्स काउंटर पर दे मारा। तुम्हें पता है क्या, मैं इस सबसे थक चुकी हूँ। तुम्हारी जलन, तुम्हारे इल्जामों और इस बात को ना समझ पाने से कि मेरा करियर सक्सेसफुल है और तुम्हारा नहीं। तो फिर चलो मैं ये तुम्हारे लिए आसान कर देता हूँ, मैंने खड़े होते हुए कहा। मैं जा रहा हूँ। उसने आंखें झपकाई। क्या? मैं जा रहा हूँ, मुझे अभी नहीं पता कि कहाँ, लेकिन मैं यहाँ रुककर ये नाटक करते हुए नहीं देख सकता कि तुम्हारा कोई अफेयर नहीं चल रहा। उसका चेहरा लाल हो गया। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं जेकब के साथ धोखा करूंगी? वो मेरा कॉलीग है। तुम पैरानॉइड हो। शायद जिस्मानी तौर पर नहीं, मैंने कहा, लेकिन जज्बाती तौर पर। तुम्हें उससे प्यार है जेनिफर, और ये पिछले कई महीनों से है। उसने बहस करने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। एक पल के लिए, बस एक छोटे से पल के लिए मैंने उसके चेहरे पर गुनाह जैसा कुछ देखा, लेकिन वो तेजी से गायब हो गया और उसकी जगह गुस्से ने ले ली। अगर मैं जेकब से जज्बाती तौर पर जुड़ी हूं, उसने आसानी से कहा, तो इसलिए क्योंकि वो सच में मेरा साथ देता है, वो मुझ पर भरोसा करता है, वो मुझे सक्सेसफुल होने पर बुरा महसूस नहीं करवाता। तुमने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मैंने तुम्हारे साथ देने के अलावा कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिशें और अपने प्लान्स कुर्बान कर दिए। मैंने खाना बनाया, सफाई की, वो सब कुछ किया ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो और तुम अपने करियर पर फोकस कर सको। और तुमने किसी और से प्यार में पड़कर मुझे ये सिला दिया। ये साथ देना नहीं है, वो चिल्लाई। ये तुम्हारा आलसी होना और एक अच्छा पति होने के पीछे छिपना है। तुमने कभी अपने लिए कुछ बनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि घर संभालने वाला पति बनना ज्यादा आसान था। उसके शब्दों की बेरहमी ने मुझे खामोश कर दिया। ये औरत जिसे मैंने 6 साल तक प्यार किया, जिससे मैंने शादी की, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी बनाई, वो सच में मानती थी कि मैं बेकार हूँ। ठीक है, मैंने खामोशी से कहा, मैं बेकार हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, मैं वो सब हूँ जो तुम मेरे बारे में सोचती हो। मुझे उम्मीद है कि जेकब तुम्हें वो सब देगा जिसकी तुम हकदार हो। मैंने अपना सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ चल दिया। जेनिफर मेरे पीछे आई। तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम 1 हफ्ते में रेंगते हुए वापस आओगे। मैं दरवाजे पर रुका और पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। शायद मैं आऊं, या शायद मैं गायब हो जाऊं और तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगी। दोनों ही तरीकों से तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहती हो। तुम आजाद हो। उसके चेहरे के भाव कुछ ऐसे बदले जो मैं समझ नहीं पाया। जेम्स, रुको। लेकिन मैं नहीं रुका। मैं अपनी कार में बैठा और निकल गया। मैं तब तक गाड़ी चलाता रहा जब तक शहर मेरे पीछे से गायब नहीं हो गया, जब तक मैंने स्टेट लाइंस पार नहीं कर ली, जब तक मुझे पता नहीं चला कि मैं कहाँ था। आखिरकार मैं कहीं अनजान जगह पर एक रेस्ट एरिया पर रुका। मैं अपनी कार में बैठा रहा, कांप रहा था। जो मैंने अभी किया था उसकी सच्चाई मुझ पर भारी पड़ रही थी। मैं निकल चुका था। मैंने सच में अपनी पत्नी, अपना घर, अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दी थी। मेरे चेकिंग अकाउंट में $600 थे, कपड़ों का एक सूटकेस था और बिल्कुल कोई प्लान नहीं था। मेरा फोन जेनिफर की कॉल्स और टेक्स्ट से बजता रहा। पहले वो गुस्से भरे थे, तुम बेकार की बातें कर रहे हो, अभी की अभी घर आओ। फिर वो मैनिपुलेटिव होने लगे। जो मैंने कहा मेरा वो मतलब नहीं था, चलो इस बारे में बात करते हैं। फिर वो गिड़गिड़ाने लगी, जेम्स प्लीज, तुम कहाँ हो, मुझे चिंता हो रही है। लेकिन मैं उसे जानता था, उसे मेरी चिंता नहीं थी,
उसे इस बात की चिंता थी कि मेरा गायब होना कैसा लगेगा, लोग क्या कहेंगे, और उसे ये समझाना पड़ेगा कि उसका पति क्यों चला गया। मैंने अपना फोन बंद किया और उसे कचरे में फेंक दिया। फिर मैं सबसे करीबी शहर गया, एक लाइब्रेरी में गया और रिसर्च करनी शुरू की। मैंने बिजनेस वेंचर्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, ऑनलाइन कोर्सेज, वो सब कुछ रिसर्च किया जो मैं सीख सकता था। अगर जेनिफर को लगता था कि मैं निकम्मा हूं, अगर उसे लगता था कि मेरा कोई एम्बिशन नहीं है, तो मैं उसे गलत साबित करूंगा। उसके लिए नहीं, अब और नहीं, बल्कि मेरे लिए। मैंने पहला हफ्ता अपनी कार में रहकर बिताया। ट्रक स्टॉप्स पर नहाता रहा, सस्ता फास्ट फूड खाता रहा। मैं दिन में लाइब्रेरी के कंप्यूटर्स यूज करता था नौकरियों के लिए अप्लाई करने के लिए। कोई भी नौकरी कहीं भी जो घर से दूर हो। मुझे 2 स्टेट्स दूर एक वेयर हाउस में काम मिल गया। रात भर ट्रक्स लोड करना। ये बहुत सख्त काम था, लेकिन ये बिना किसी रिकॉर्ड के कैश देता था और कोई सवाल नहीं पूछता था। मैंने एक बोर्डिंग हाउस में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जो मुश्किल से एक क्लोजेट से बड़ा था, लेकिन उसमें एक बेड और इंटरनेट था। मुझे सिर्फ वही चाहिए था। 3 साल किसी सपने की तरह गुजर गए। उस पहले साल में मैंने एक साथ 3 नौकरियां की। रात में वेयरहाउस, दिन में घर से डेटा एंट्री और वीकेंड्स पर एक ग्रोसरी स्टोर में शिफ्ट। अगर मैं किस्मत वाला होता तो 4 घंटे सोता था। मैंने रेमन और पीनट बटर सैंडविचेस खाए। मेरी कोई सोशल लाइफ नहीं थी, मेरे कोई हॉबीज नहीं थे। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं ऐसा बनूं जिसे जेनिफर फिर कभी निकम्मा ना कह सके। मेरी पहली असली तनख्वाह के साथ मैंने ऑनलाइन बिजनेस कोर्सेज में एडमिशन लिया। मैं बस में अपने ब्रेक्स के दौरान पढ़ता था, बेड पर लेटकर बेहोश होने से पहले तक। मार्केटिंग, फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, मैं वो सब ऐसे सीख रहा था जैसे कोई भूखा आदमी खाना खाता है। मैंने एक नकली नाम का इस्तेमाल किया, नया ईमेल बनाया, ये पक्का किया कि जेनिफर मुझे किसी भी तरह ढूंढ ना सके, चाहे वो कोशिश भी करे। छठे महीने तक मैंने $3000 बचा लिए थे। मैंने आधा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया, जिसे सब कहते थे कि रिस्की है, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च की थी। बाकी मैंने ढंग से कोडिंग सीखने में लगा दिया। सिर्फ बेसिक आईटी काम नहीं, बल्कि असली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैंने खुद को पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल सिखाया। मैंने छोटे बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स बनाई, अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए सस्ते दाम लिए। पहले साल के खत्म होने तक मेरा क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट 4 गुना हो गया था। मैंने आधा कैश निकाला और उसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, उन टेक कंपनीज पर रिसर्च करके जिन पर मुझे भरोसा था कि वो बढ़ेंगी। बाकी आधा मैंने बढ़ने के लिए छोड़ दिया। मैंने ग्रोसरी स्टोर की नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम डेवलपर के तौर पर फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, जबकि स्टेबल इनकम के लिए रात में वेयरहाउस में काम करता रहा। दूसरा साल वो था जब चीजें तेज हुई। मेरे फ्रीलांस काम पर एक स्टार्टअप की नजर पड़ी, जो अपना पूरा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वो शुरुआत में ज्यादा पैसे नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इक्विटी ऑफर की, कंपनी का 5% अगर मैं कम दाम पर काम करूं। मैंने ये खतरा मोल लिया। वो स्टार्टअप लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी थी, कुछ ऐसा जो मैं अपने वेयरहाउस के काम से समझता था। मुझे कमियां और मुश्किलें पता थीं, जो वर्कर्स को असलियत में चाहिए था। मैंने उनके लिए ऐसा सिस्टम बनाया जिसने इन्वेंट्री और शिपमेंट्स ट्रैक करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। 8 महीनों के अंदर एक बड़ी कॉरपोरेशन ने उन्हें $30 मिलियन में खरीद लिया। मेरा 5% अचानक $1.5 मिलियन बन गया। मैंने वो पैसे लिए और तेजी से इन्वेस्ट किया। मैंने 3 ऐसी स्ट्रगलिंग कंपनीज को खरीदा जिनका मुझे पोटेंशियल लगा। छोटी टेक फर्म्स जिनका मैनेजमेंट खराब था, लेकिन बेस अच्छा था। मैं उनके बोर्ड्स में शामिल हुआ। वो सब इस्तेमाल किया जो मैंने सीखा था, उन्हें सुधारा और उनमें से 2 को बड़े मुनाफे पर बेच दिया। तीसरी मैंने अपने पास रखी और उसे बढ़ाया। खुद को सीईओ के तौर पर सेट कर लिया। वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सिस्टम्स में माहिर थी। तीसरे साल तक हमारे पास 15 फॉर्चून 500 कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स थे। हमारा रेवेन्यू सालाना 50 मिलियन तक पहुंच गया। मैं अमीर बन चुका था, सिर्फ गुजारे लायक नहीं, बल्कि असलियत में अमीर। लेकिन पैसा मेरा मकसद नहीं था। मकसद ये साबित करना था कि मैं वो निकम्मा फेल नहीं था, जैसा जेनिफर ने मुझे यकीन दिला दिया था। फिर मैंने अपने नेटवर्क से सुना कि स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन मुश्किल में थी। उनका बड़ा रीब्रांडिंग कैंपेन, जिस पर जेनिफर और जेकब ने काम किया था, वो एक नाकामी साबित हुआ था। उन्होंने अपनी हद से ज्यादा खर्च किया, गलत इन्वेस्टमेंट्स किए और कई बड़े क्लाइंट्स खो दिए। कंपनी के पैसे पानी की तरह बह रहे थे और वो किसी खरीदार की तलाश में थी। मैंने एक शेल कॉर्पोरेशन के जरिए ऑफर भेजा, ऐसा जिससे मुझ तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। मैंने पूरी एक्विजिशन के लिए $30 मिलियन का ऑफर दिया, जो उनकी हालत देखते हुए काफी बड़ा था। उन्होंने एक हफ्ते में इसे मान लिया। जिस दिन मैंने स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन में नए मालिक के तौर पर कदम रखा, ऐसा सूट पहनकर जो मेरी पुरानी कार से भी महंगा था, मैं खुद को एक बिल्कुल अलग इंसान महसूस कर रहा था। मैं एक अलग इंसान था। मेरे बाल प्रोफेशनली स्टाइल किए गए थे। मैंने मसल बना लिया था, क्योंकि आखिरकार मैं जिम मेंबरशिप और अच्छा खाना अफोर्ड कर सकता था। मैं उस कॉन्फिडेंस के साथ चलता था जैसे किसी ने जीरो से एक एम्पायर खड़ा किया हो। बोर्ड मीटिंग सुबह 10 बजे के लिए शेड्यूल थी। मैं 9 बजे पहुंच गया। लॉबी से गुजरते हुए, जहां मैं पहले एक लो लेवल आईटी वर्कर के तौर पर बैज लगाया करता था, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे नहीं पहचाना। वो क्यों पहचानता? वो जेम्स जा चुका था। मैंने एलिवेटर ली एग्जीक्यूटिव फ्लोर के लिए, एक ऐसी जगह जहां मुझे पहले कभी जाने की अनुमति नहीं थी। कॉन्फ्रेंस रूम बहुत बड़ा था, सारी ग्लास वॉल्स और एक्सपेंसिव फर्नीचर के साथ।
धीरे धीरे डिपार्टमेंट हेड्स अंदर आने लगे। मैंने उन्हें ग्लास के पार से देखा जब मैं हॉलवे में खड़ा अपनी एंट्रेंस का इंतजार कर रहा था। फिर मैंने उसे देखा। जेनिफर एक शार्प बिजनेस सूट पहनकर अंदर आई। उसके बाल पीछे बंधे हुए थे। वो बिल्कुल वैसे ही सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव लग रही थी जैसा वो हमेशा बनना चाहती थी। वो मार्केटिंग की डायरेक्टर बन चुकी थी। मैंने अपनी रिसर्च कर ली थी। उसके पीछे एक परछाई की तरह जेकब था। वो अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। वो दोनों नेचुरली एक दूसरे के बगल में बैठ गए। उनकी चेयर्स लगभग टच हो रही थी। मैंने सोचा कि क्या वो अब ऑफिशियली साथ है या अभी भी सिर्फ कॉलीग्स होने का दिखावा कर रहे हैं। मेरे अटर्नी ने मेरी तरफ सर हिलाया। वक्त आ गया था। मैं उस कॉन्फ्रेंस रूम में गया और हर बातचीत रुक गई। जेनिफर अपने फोन को देख रही थी, लेकिन जेकब ने सबसे पहले ऊपर देखा। वो कंफ्यूज लग रहा था, मेरे चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। फिर जेनिफर ने ऊपर देखा और मैंने उसके चेहरे का रंग इतनी तेजी से उड़ते हुए देखा कि मुझे लगा वो शायद बेहोश हो जाएगी। जेम्स, वो फुसफुसाई। कमरे में खामोशी छा गई। हर कोई मेरी तरफ मुड़ गया, फिर उसकी तरफ। उनके बीच का कनेक्शन समझने की कोशिश करने लगा। गुड मॉर्निंग, मैंने आराम से कहा, टेबल के हेड की तरफ बढ़ते हुए। उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जेम्स मिचेल है और पिछले फ्राइडे से मैं स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन का नया ओनर हूं। कई लोग एक साथ बात करने लगे, लेकिन मैंने अपना हाथ उठाया। मैं जानता हूं ये हैरत अंगेज है। मैंने पिछले एक हफ्ते में सारी डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और पर्सनल फाइल्स को रिव्यू किया है। बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। जेनिफर की आवाज वापस आई। तुम नहीं कर सकते ये। वो एक पूरा सेंटेंस तक नहीं बोल पा रही थी। मैं ठंडा सा मुस्कुराया। मैं असल में कर सकता हूं और मैं करूंगा। चलो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। मैंने अपने पीछे एक प्रेजेंटेशन लगाई जो मेरी टीम ने तैयार की थी। ये पिछले 3 साल में तुम्हारे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस दिखाता है। रीब्रांडिंग कैंपेन की वजह से इस कंपनी को $15 मिलियन का खर्चा हुआ और मार्केट शेयर में 20% का नुकसान हुआ। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि ये कैसे कबूल करने लायक है? जेकब ने बीच में बोलने की कोशिश की। मार्केट की कंडीशंस बदल गई थी। हम अंदाजा नहीं लगा सकते थे। मैंने बीच में काटा कि कस्टमर्स नई डायरेक्शन से नफरत करेंगे, कि तुम्हारी मैसेजिंग टोन डेफ थी, कि तुमने हमारे कोर डेमोग्राफिक को अलग कर दिया जबकि नए लोगों को अट्रैक्ट करने में फेल रहे। ये बेसिक मार्केटिंग है। मैंने अगले 20 मिनट मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए द्वारा गए हर फैसले को सिस्टमैटिकली खत्म करने में बिताए। मैंने ग्राफ्स, डेटा, कस्टमर फीडबैक, वो सारी रिसर्च दिखाई जो मैंने की थी। जेनिफर वहां बैठी रही। उसका चेहरा लाल होता गया। उसके हाथ मुट्ठियों में बंध गए थे। आखिरकार वो फट पड़ी। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है तुम क्या बात कर रहे हो। तुम एक बिजनेसमैन तक नहीं हो। तुम आईटी सपोर्ट हो। तुम कंप्यूटर्स ठीक करते थे। मैंने सही कहा, पास्ट टेंस। अब मैं तुम्हारा बॉस हूं और तुम्हारे बॉस के तौर पर मैं इस डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज कर रहा हूं। जेकब, तुम्हें रीजनल सेल्स में रीअसाइन किया जा रहा है। जेनिफर, तुम्हें जूनियर एनालिस्ट पर भेजा जा रहा है। जेकब झटके से खड़ा हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं। तुम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, मैंने सुकून से कहा। अब तुम रीजनल सेल्स मैनेजर हो। तुम्हारी सैलरी उसके हिसाब से एडजस्ट की जाएगी। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो वो दरवाजा है। जेनिफर कांप रही थी। ये मेरी वजह से है, हमारी शादी की वजह से। तुम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। मैंने उसकी तरफ देखा, सच में उसकी तरफ देखा, और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ना गुस्सा, ना चोट, बस ठंडा सा कोई फर्क ना पड़ना। इसका हमारे पास से कोई लेना देना नहीं है। ये परफॉर्मेंस के बारे में है। तुम्हारा डिपार्टमेंट बुरी तरह फेल हुआ है। ये उसी का अंजाम है। लेकिन क्योंकि तुमने हमारी शादी की बात छेड़ी है तो मैं साफ कर दूं, हमारा डिवोर्स हो चुका है। 2 साल हो गए हैं। मैंने मेरे जाने के कुछ वक्त बाद ही पेपर वर्क फाइल किया था। तुमने कभी जवाब नहीं दिया, इसलिए वो बिना किसी विरोध के पूरा हो गया। हम जो कुछ भी थे अब नहीं है। कमरे में इतनी खामोशी थी कि तुम एयर कंडीशनिंग की आवाज सुन सकते थे। जेनिफर के चेहरे से आंसू गिरने लगे, लेकिन उन्होंने मुझ पर कोई असर नहीं किया। मीटिंग खत्म होने के बाद लोग जल्दी से बाहर निकल गए। वो उस सब के बाद वहां नहीं रुकना चाहते थे जो उन्होंने अभी देखा था। जेकब तुरंत चला गया। उसका चेहरा अपमान से लाल था, लेकिन जेनिफर वहीं रुकी। वो अपनी चेयर पर बैठी रही, टेबल को घूरती रही। आंसू उसके चेहरे से बह रहे थे। मैंने अपने पेपर्स जमा किए, जाने की तैयारी करते हुए। जेम्स, उसने धीरे से कहा, प्लीज क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? अपनी समझ के खिलाफ जाकर मैंने सर हिलाया। हम मेरे नए ऑफिस गए। वो कॉर्नर ऑफिस जो पहले सीईओ का हुआ करता था। इसमें फ्लोर टू सीलिंग विंडोज थी जहां से शहर दिखता था। एक्सपेंसिव फर्नीचर और दीवारों पर आर्टवर्क था। मैं बड़े से डेस्क के पीछे बैठ गया और जेनिफर उसके सामने खड़ी रही, छोटी और खोई हुई लग रही थी। मुझे नहीं पता था, उसने शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि तुमने डिवोर्स फाइल किया था। मैं महीनों से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैंने कोशिश की। मैंने हर उस इंसान को कॉल किया जिसे हम जानते थे। मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया। तुम बस गायब हो गए। मैं अपनी चेयर पर पीछे हो गया। तुमने क्या उम्मीद की थी जेनिफर? तुमने मुझसे कहा था कि मैं बेकार हूं। तुम्हें किसी और आदमी से प्यार हो गया था। तुमने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि मैं तुम्हारे लिए एक शर्मिंदगी के सिवाय कुछ नहीं था। मुझे जेकब से प्यार नहीं हुआ था, उसने जल्दी से कहा। वो कभी नहीं था। हमने कभी नहीं। मैंने अपना हाथ उठाया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो फिजिकल था या इमोशनल। तुमने मेरे जाने से बहुत पहले ही हमारी मैरिज से नाता तोड़ दिया था। लेकिन मैं अब भी तुमसे प्यार करती थी। वो फुसफुसाई। मैंने गलतियां की, बहुत बड़ी गलतियां, लेकिन मैंने तुमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। मैं हंसा, एक कड़वी आवाज में। तुमने मुझसे प्यार किया? तुम्हारा दिखाने का तरीका बहुत अजीब था। मेरे काम को नीचा दिखाना, लगातार मेरी तुलना जेकब से करना, उसके अपार्टमेंट में रातें बिताना, हमारी एनिवर्सरी भूल जाना। ये तुम्हारे लिए प्यार है?
मैं बहुत दबाव में थी, उसने मायूसी से कहा। कैंपेन, मेरा करियर, हर किसी के सामने खुद को साबित करने की कोशिश। मैंने वो गुस्सा तुम पर निकाला और वो गलत था। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम चले जाओ। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी। तुमने मुझे खोया नहीं, मैंने ठंडेपन से कहा। तुमने मुझे फेंक किया था। तुमने साफ कर दिया था कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था, कि मैं कभी काफी नहीं होऊंगा। इसलिए मैं चला गया और मैं कोई और बन गया, कोई सक्सेसफुल, कोई पावरफुल, कोई ऐसा जिसे तुम कभी बेकार नहीं कह सकती थी। और अब हमें देखो, इस कंपनी का मालिक मैं हूं, मैं तुम्हारा बॉस हूं। वो पावर डायनामिक जो तुम्हें जेकब के साथ बहुत पसंद थी, जहां वो तुमसे ऊपर था और मैं नीचे, वो अब पूरी तरह पलट गया है। उसका चेहरा उतर गया। मुझे पता है, मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी थी। मैंने 3 साल हर उस बात का पछतावा करते हुए बिताए जो मैंने कही थी। वो सब जो मैंने किया जब तुम गायब हो गए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितना कुछ बर्बाद कर दिया था। मेरे और जेकब ने तुम्हारे जाने के बाद डेट करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ ही हफ्तों में खत्म हो गया। वो तुम नहीं था, कोई भी तुम जैसा नहीं था। हर दिन मैं उम्मीद करती थी कि तुम वापस आओगे, ताकि मैं माफी मांग सकूं, ताकि मैं सब ठीक कर सकूं। लेकिन तुम इसे ठीक नहीं कर सकती, मैंने मजबूती से कहा। तुम 3 साल के इमोशनल अब्यूज को मिटा नहीं सकती। तुम वो बातें वापस नहीं ले सकती जब तुमने मुझे बताया था कि मैं बेकार हूं, कि तुम्हें मुझसे शर्मिंदगी होती थी, कि मेरे पास कोई एम्बिशन नहीं था। वो शब्द हमेशा के लिए हैं जेनिफर। उन्होंने मुझे बदल दिया। अगर मैं नौकरी छोड़ दूं तो? उसने अचानक कहा। अगर मैं स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन छोड़ दूं तो? क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे? क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? मैं खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ गया, शहर की तरफ देखते हुए। बहुत देर तक मैंने कुछ नहीं कहा। मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैंने आखिर में कहा। उसके सांस खींचने की तेज आवाज सुनाई दी। क्या? उसका नाम बारबरा है। वो मेरी मेन कंपनी की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। हम 2 साल पहले एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे। वो ब्रिलियंट, एम्बिशियस और दयालु है, और उसने मुझे एक बार भी ऐसा एहसास नहीं कराया कि मैं उसके बराबर नहीं हूं। हम 6 महीने में शादी कर रहे हैं। मैं जेनिफर की तरफ मुड़ा, जो ऐसी दिख रही थी जैसे मैंने उसे सच में चोट पहुंचाई हो। मैं तुम्हें ये दुख पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने अपनी बात जारी रखी। मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें समझने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी का वो चैप्टर बंद हो चुका है। मैं वो आदमी नहीं हूं जिससे तुमने शादी की थी। वो जेम्स उस दिन मर गया था जिस दिन वो तुमसे दूर गया था। जो इंसान यहाँ खड़ा है, उसने खुद को जीरो से बनाया है, और उसने ये तुम्हारे बिना किया है। जेनिफर अब सिसक रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत बहुत दुख है। मुझे पता है, मैंने खामोशी से कहा, और मैं तुम्हें माफ करता हूँ जेनिफर। इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं शांति का लायक हूँ। मैंने बहुत वक्त गुस्से में, बहुत वक्त दुख में बिताया है। माफी मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद झलक रही थी। तो क्या हम? नहीं, मैंने मजबूती से कहा। माफी का मतलब दोबारा मिलना नहीं होता। तुम जूनियर एनालिस्ट की पोजीशन लोगी या फिर तुम इस कंपनी को छोड़ दोगी। जो भी हो, हम सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता ही रखेंगे। कोई पर्सनल बातें नहीं, अतीत को दोबारा याद करने की कोई कोशिश नहीं। हमारा सब खत्म हो चुका है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो फुसफुसाई। तो तुम्हें मेरे साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए था जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो जब तुम्हारे पास मौका था, मैंने जवाब दिया। मैं दरवाजे की तरफ गया और उसे खोला। बारबरा मेरा इंतजार कर रही है। हमारी इन्वेस्टर्स के साथ एक लंच मीटिंग है। मैं तुम्हें मशवरा देता हूं कि तुम अपनी डेस्क पर वापस जाने से पहले खुद को ठीक कर लो। लोग सवाल पूछेंगे। जब मैं उसके पास से गुजरा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जेम्स, प्लीज। मैंने धीरे से उसका हाथ हटाया। अलविदा जेनिफर। मैं उस ऑफिस से बाहर निकल गया और पीछे मुड़कर नहीं देखा। हॉलवे में बारबरा इंतजार कर रही थी। नेवी सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जब उसने मुझे देखा तो वो मुस्कुराई। वो प्यारी, असली मुस्कुराहट जिसने अब भी मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। कैसा रहा? उसने मेरा हाथ थामते हुए पूछा। ये बिल्कुल वैसा ही रहा जैसा इसे होना चाहिए था, मैंने कहा। लंच के लिए तैयार? हमेशा। हम साथ में एलिवेटर की तरफ गए, और दरवाजे बंद होने से ठीक पहले मैंने जेनिफर को हॉलवे में खड़े हमें देखते हुए देखा। वो टूटी हुई, डेवेस्टेटेड और डिस्ट्रॉयड दिख रही थी। 3 साल पहले उसे ऐसे देखकर मैं बिखर जाता। मैं वापस भागता, चीजों को ठीक करने की कोशिश करता, उसे खुश करने की कोशिश करता। पर अब नहीं। दरवाजे बंद हो गए और मुझे सिर्फ रिलीफ महसूस हुआ। 6 महीने बाद बारबरा और मैंने इटली में एक ब्यूटीफुल सेरेमनी में शादी कर ली। सैमुअल मेरा बेस्ट मैन था। मेरे पुराने आईटी के दिनों का डेनिस और बिजनेस पार्टनर्स और दोस्तों के साथ आया, जो मैंने अपनी नई लाइफ में बनाए थे। ये परफेक्ट था। मैंने म्यूचुअल अक्वेंटेंसेस से सुना कि मेरे टेक ओवर करने के 3 महीने बाद जेनिफर ने स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन छोड़ दी थी। वो दूसरे शहर चली गई और एक छोटी कंपनी में जॉब कर ली। जेकब को शायद पुअर परफॉर्मेंस और एटीट्यूड इश्यूज की वजह से थोड़ी देर बाद निकाल दिया गया था। आखिर बार मैंने सुना था कि वो कहीं मिडिल मैनेजमेंट में काम कर रहा था। उसकी गोल्डन बॉय इमेज पूरी तरह टार्निश हो चुकी थी।
जहां तक स्टर्लिंग कॉरपोरेशन की बात है, मैंने 2 साल उसे रीस्ट्रक्चर करने में बिताए, नया टैलेंट लाया और उन गलतियों को ठीक किया जिसने उसे लगभग बैंकरप्ट कर दिया था। हम फिर से प्रॉफिटेबल हो गए और स्टेडिली ग्रो करते रहे। आखिरकार मैंने उसे उससे दुगनी कीमत पर बेचा जितना मैंने पे किया था, जिससे एक सब्सटैंशियल प्रॉफिट हुआ। पर यह कभी पैसे के बारे में नहीं था, ये खुद को साबित करने के बारे में था कि मैं यूजलेस नहीं था, कि मेरी वैल्यू, एम्बिशन और कैपेबिलिटी थी। जेनिफर ने मुझे डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसने मुझे आजाद कर दिया। उसने मुझे एक टॉक्सिक मैरिज से आजाद किया, एक ऐसी लाइफ से जहां मैंने दूसरे को बड़ा महसूस करने के लिए खुद को छोटा बनाया था। उस जेल से जहां मैं उस इंसान के लिए इनफ होने की कोशिश कर रहा था जो कभी सेटिस्फाई नहीं होता। कभी कभी देर रात को जब बारबरा मेरे पास हमारे घर में सो रही होती है, मैं जेम्स के उस वर्जन के बारे में सोचता हूँ जो एक अंधेरे अपार्टमेंट में बैठकर उस पत्नी का इंतजार करता था जो कभी घर नहीं आती थी। वो जेम्स जो मानता था कि वो वर्थलेस है क्योंकि उसे यही बताया गया था। मुझे उसके लिए दुख होता है कि उसने कितना सफर किया, वो कितना खोया हुआ था। पर मैं उसका एहसानमंद भी हूं, क्योंकि उसके दर्द, उसके रॉक बॉटम, उसकी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ने ही मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। मैं यूजलेस नहीं हूं, मैं कभी नहीं था और मैं फिर कभी नहीं होऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि रिवेंज खोखला होता है, कि ये सेटिस्फैक्शन नहीं लाता। वो गलत है। उस बोर्ड रूम में जाना और जेनिफर को ये रियलाइज करते हुए देखना कि मैं वो सब बन गया हूं जो उसने कहा था कि मैं कभी नहीं बन सकता, वो सिर्फ सेटिस्फाइंग नहीं था, वो ट्रांसफॉर्मेटिव था। वो क्लोजर था। वो उस चैप्टर पर आखिरी फुल स्टॉप था जिसने मुझे सालों तक हॉन्ट किया था। मैं उसे डिस्ट्रॉय करने वापस नहीं आया था, मैं ये साबित करने वापस आया था कि वो मेरे बारे में गलत थी। और ऐसा करके मैंने खुद को पूरी तरह आजाद कर लिया। अब मैं अपनी पत्नी के साथ एक सक्सेसफुल कंपनी चलाता हूं जो मेरी बिजनेस पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड भी है। हमारे अगले साल फैमिली शुरू करने के प्लान्स हैं। मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को मेंटर करता हूं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, खासकर उन्हें जिन्हें कहा गया कि वो काफी अच्छे नहीं हैं। उन्हें इंस्पायर करने के लिए अपनी स्टोरी शेयर करता हूं। लाइफ सिर्फ अच्छी नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और ये सब उस दिन शुरू हुआ जब मैंने ये मानना बंद कर दिया कि मैं यूजलेस हूं और वो लाइफ बनानी शुरू की जिसका मैं हकदार था। जेनिफर एक बात के बारे में सही थी। मैं 3 साल के लिए डिसअपियर हो गया था, पर मैं छुपने के लिए डिसअपियर नहीं हुआ था। मैं ट्रांसफॉर्म होने के लिए डिसअपियर हुआ था। और जब मैं वापस आया, मैं एक ऐसे इंसान के रूप में वापस आया जिसे मैं खुद भी नहीं पहचान सका। कोई मजबूत, कोई सक्सेसफुल, कोई ऐसा जो फिर कभी किसी दूसरे इंसान को अपनी वर्थ डिफाइन नहीं करने देगा। यही अल्टीमेट रिवेंज है। डिस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन। उसे नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठाना कि उसकी ओपिनियन इररेलेवेंट हो जाए। उसने कहा था कि मैं यूजलेस हूं, मैंने साबित कर दिया कि मैं अनस्टॉपेबल हूं। और उससे सब। जिस दिन मैं उस बोर्ड रूम में नए ओनर के तौर पर गया, जेनिफर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। 3 साल पहले उसने मुझसे कहा था कि मैं बेकार हूं, कि मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगा, कि मुझसे शादी करना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो हमारे पूरे डिपार्टमेंट के सामने खड़ी थी और जब मुझे निकाला गया तो वो हंसी, ये कहते हुए, शायद अब मैं आखिरकार समझ पाऊंगा कि एक फेलियर से शादी करना कितना शर्मनाक था। मुझे याद है जिस तरह जेकब उसके बराबर में मुस्कुरा रहा था, उसका हाथ आराम से उसकी कमर पर था, जैसे वो उसका मालिक हो, जैसे वो हर उस चीज का मालिक हो जो मुझे लगा था कि मेरी है। उस रात मैंने एक अकेला सूटकेस पैक किया और बिना कुछ कहे गायब हो गया। न कोई अलविदा, न कोई सफाई, न कोई पता। मैंने अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, अपना फोन नंबर बदल लिया और हवा में गायब हो गया। 3 साल तक मैंने एक जुनूनी आदमी की तरह काम किया। रात में सिर्फ कुछ घंटे सोता था और बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और कॉर्पोरेट एक्विजिशंस के बारे में वो सब कुछ सीखा जो मैं सीख सकता था। मैंने जीरो से शुरुआत की, अपनी पक्की डिटर्मिनेशन और अपने अंदर भरी गुस्से की हर बूंद से अपना रास्ता बनाया। और अब मैं यहाँ कॉन्फ्रेंस टेबल के हेड पर एक कस्टम टेलर्ड सूट में खड़ा था, जिसकी कीमत जेनिफर की मंथली सैलरी से ज्यादा थी। उस औरत की तरफ नीचे देखते हुए जिसने कभी मुझे ये महसूस कराया था कि मेरी कोई कीमत नहीं है। आयरनी बहुत मजेदार थी। वो कंपनी जिसमें उसने ऊपर पहुंचने के लिए इतनी मेहनत की थी, वो जगह जहां उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, अब मेरी थी। हर डेस्क, हर कंप्यूटर, हर कॉफी मशीन, यहाँ तक कि वो पार्किंग स्पॉट जहां वो जेकब की गाड़ी के बराबर अपनी गाड़ी खड़ी करती थी, सब कुछ मेरा था। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कोई भूत देख रही हो। उसका मुंह खुला और बंद हो रहा था, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आ रहे थे। जेकब कंफ्यूज दिख रहा था। साफ तौर पर शुरुआत में वो मुझे नहीं पहचान पा रहा था, मेरे नए होलिये, मेरे कॉन्फिडेंस और जिस तरह मैं रूम को कमांड कर रहा था उससे। लेकिन जेनिफर जानती थी, मैं उसकी आंखों में देख सकता था। वो बिल्कुल जानती थी कि मैं कौन हूँ। और उस पल में उसका परफेक्ट कंपोज मास्क टूटते हुए देखकर मैंने वो महसूस किया जो मैंने 3 साल से महसूस नहीं किया था।
सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल ठंडा सेटिस्फैक्शन। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मेरा नाम जेम्स है और 6 साल पहले मुझे लगा था कि मैंने सब कुछ समझ लिया है। मैं 25 साल का था, कॉलेज से नया निकला था और उस सबसे सुंदर औरत के प्यार में पागल था जिससे मैं कभी मिला था। जेनिफर वो सब कुछ थी जो मुझे लगा था कि मुझे चाहिए। स्मार्ट, एम्बिशियस, गॉर्जियस, और उसमें एक ऐसी बात थी कि वो जैसे ही कमरे में आती थी, वो रोशन हो जाता था। हम यूनिवर्सिटी के अपने आखिरी साल में उन बोरिंग इकोनॉमिक्स लेक्चर्स के दौरान मिले थे, जहां कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन वो मेरे बराबर बैठी, मेरे नोट सुधार लिए और बस ऐसे ही मैं उसके लिए पागल हो गया। हमने 3 महीने बाद डेटिंग शुरू की और मैंने सच में मान लिया था कि मुझे मेरी सोलमेट मिल गई है। वो एक अमीर खानदान से थी, उस तरह के लोग जो गर्मियां यूरोप में बिताते थे और जिनके हर जगह कनेक्शंस थे। उसके पिता लग्जरी होटल्स की एक चेन के मालिक थे, उसकी माँ कई सारी चैरिटीज के बोर्ड पर थी और उसका बड़ा भाई पहले से ही एक कामयाब लॉयर था। मैं दूसरी तरफ एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे पिता एक हाई स्कूल टीचर थे, मेरी माँ नर्स के तौर पर काम करती थी और हम शहर के किनारे एक साधारण से 3 कमरों के घर में रहते थे। कुछ भी खास नहीं था, लेकिन हम खुश थे। जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं जेनिफर से शादी करना चाहता हूं, तो उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन वो सावधान थे। वो देख सकते थे कि हमारी दुनिया कितनी अलग है, लेकिन उन्हें मेरे फैसले पर भरोसा था। हालांकि जेनिफर की फैमिली की कहानी अलग थी। उसकी माँ ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई ऐसी चीज हूं जिस पर उसका पैर पड़ गया हो। हमारी पहली डिनर के दौरान वो बड़ी मुश्किल से अपनी नफरत छुपा रही थी। उसके पिता ने मुझे पूरी तरह से इग्नोर किया। उसके भाई के साथ बिजनेस की बातें करते रहे, जबकि मैं वहां खुद को इनविजिबल महसूस कर रहा था। लेकिन जेनिफर ने कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, कि इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता, कि हम अपनी जिंदगी साथ मिलकर बनाएंगे। इसलिए मैंने उसका यकीन कर लिया। हमने एक छोटी सी सेरेमनी में शादी की। उनकी उस ग्रैंड वेडिंग जैसा कुछ नहीं था जो उनके पेरेंट्स चाहते थे। उन्होंने इसके पैसे देने से मना कर दिया क्योंकि मैंने प्लानिंग में शामिल होने की जिद की थी। इसलिए हमने सब कुछ खुद किया। ये अपनी सादगी में सुंदर था, सिर्फ खास दोस्त और फैमिली, और कुछ वक्त के लिए हम सच में खुश थे। शादी के बाद जेनिफर को स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन में नौकरी मिल गई, एक मिड साइज टेक कंपनी जो तेजी से बढ़ रही थी। उसने एक जूनियर एनालिस्ट के तौर पर शुरुआत की, लेकिन वो स्मार्ट और मेहनती थी, इसलिए वो जल्दी ऊपर पहुंच गई। मुझे 6 महीने बाद उसी कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। ये कोई चमक धमक वाला काम नहीं था, लेकिन सैलरी ठीक थी और मैं अपने काम में अच्छा था। मैं कंप्यूटर्स ठीक करता था, सर्वर्स मैनेज करता था, लोगों की मदद करता था जब उनके सिस्टम्स खराब हो जाते थे। ये एक स्टेबल और भरोसेमंद काम था।